करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट, धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति। क्योंकि हमें ये देखा कि जो धारावाही परिनालिका होती है ये एक बार मैग्नेट की तरह एक दंड चुंबक की भांति बिहेव करती है। तो बिहेव करना किससे प्रूफ होगा? तो आंसर है आप सोलेनॉइड की वजह से उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बराबर आ जाती है तो ये प्रूव हो जाएगा। हम वही करने चल रहे हैं। हमने एक धारावाही प्रणालिका ली है। धारावाही प्रणालिका में हर फेरे में हमने जो करंट फ्लो करवाई है वो करंट है I। मान लिया कि पूरी प्रणालिका में कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो फेरे लगे हुए हैं N चक्कर मान लो आप, N फेरे मान लो, N छल्ले मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप उसको समझ लीजिए। पूरे कैपिटल N फेरे हमने लगाए हुए हैं। प्रणालिका की एक जो स्पेशलिटी है कि उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, ये हम पहले भी मानते थे, आज भी माने ले रहे हैं। और ये भी मान लिया कि ये O इसका मिड पॉइंट है। यहाँ से एक साइड का डिस्टेंस स्मॉल l, तो दूसरी साइड की लेंथ भी स्मॉल l होगी बिकॉज O इज द मिड पॉइंट। ये जो लाइन मैंने इसके बीच में से बनाई है ये इसको अक्ष बोलते हैं। अक्ष क्या होती है लास्ट टाइम भी मैंने बताया। धारावाही प्रणालिका में स्प्रिंग के जितने भी फेरे लगे हुए हैं हर फेरे का अपना एक सेंटर है। उन सारे सेंटर्स को ज्वाइन करता हुआ अगर एक लाइन आप ड्रॉ कर देते हैं देन दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ दैट सोलेनॉइड। उस प्रणालिका की हम उसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। अक्ष पर इसके सेंटर से इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P ले लिया है और इस बिंदु पर ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि जो ये प्रणालिका है इसके जितने भी रिंग्स यहां पर आप देख रहे हैं सबका रेडियस अपना कितना है a। ऐसा ये एक छल्ला केवल इसमें बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे रिंग बने होंगे प्रणालिका में। तो इसकी रेडियस कौन सी होगी? इसके सेंटर से सरकमफरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा, परिधि तक की जो दूरी होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस है। इसलिए सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस हमने a मान लिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसका लिख देते हैं जो हमने इस पे माना हुआ है। आपने लिखा हुआ है, आप दोबारा नोट नहीं करेंगे। ठीक है, और मेरी हेल्प करो कि क्या क्या आपने लिखा था। माना धारावाही प्रणालिका की कुल लंबाई 2l, l इधर l उधर, टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2l हो गई। माना परिनालिका के प्रत्येक फेरे में प्रवाहित वैद्युत धारा I। माना परिनालिका में फेरों की कुल संख्या कैपिटल N तथा परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। तब कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी? प्रणालिका की 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं? स्मॉल n। टोटल लंबाई कितनी है? 2l। इसलिए पूरी लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे?
स्मॉल n इंटू 2l, 2nl लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू 2l। इतना कर दिया। माना परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल a, ये भी हमने मान लिया। माना इसकी अक्ष पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर एक बिंदु P है और यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे ये कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, जैसे ये स्प्रिंग के ऐसे छल्ले लगे हुए हैं, तो हम इनमें से कुछ छल्ले आपस में मिला के पकड़ लेंगे, कुछ छल्ले मिला के आपस में ले लेंगे। मान लिया इतनी डिस्टेंस के जो रिंग्स हैं वो हमने आपस में मिला दिए, इतनी डिस्टेंस के जो रिंग हैं, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं dx। और ये भी मान लिया कि ये जो, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिंग हो जाएंगे, अब आप सोचिए स्प्रिंग के बहुत सारे फेरे ऐसे अगर लग जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक कॉइल बन जाएगी। ठीक है, मान लिया कि ये जो कॉइल है ये इसके सेंटर से x दूरी पर है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके लिए, किसके लिए? तो हमने ऊपर लिखा है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए कर रहे हैं हम आगे का प्रोसीजर। इसके लिए माना इसके लिए माना परिनालिका के केंद्र से x दूरी पर, परिनालिका के केंद्र से x दूरी पर dx लंबाई की एक कुंडली है। हमने मान लिया कि इसके केंद्र से x डिस्टेंस पर ये dx लेंथ की एक कॉइल है। ठीक है, इस dx लंबाई की कुंडली में फेरों की संख्या, dx लंबाई की कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या आप बता सकते हैं कि परिनालिका में अगर हमने ये dx लंबाई ली है तो इस dx लेंथ में परिनालिका की कितने ऐसे ऐसे फेरे आ जाएंगे इसके भीतर? उसके लिए फिर से वही चीज याद करिए, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं? स्मॉल n। तो dx लंबाई में कितने फेरे? n इंटू dx। कितना आसान है, फेरों की संख्या n इंटू dx।
ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं, कैसे हम निकालेंगे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको पुरानी बात। कुछ दिन पहले अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है कि अगर एक वृत्ताकार कुंडली ऐसी है जिसमें फेरों की संख्या n है, त्रिज्या a है और यहां से x डिस्टेंस पर एक बिंदु इसकी अक्ष पर है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा है कि अगर एक कॉइल है आपके पास, उसके लिए ये आपको हमने फिगर दिखाया था। ये फिगर आपको याद आ जाए अगर, तो ये एक कॉइल है, इसके सेंटर से अक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु है और इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से अक्ष पर इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, आपने देखा था। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट, मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है म्यू नॉट। एन क्या है? कुंडली में फेरों की कुल संख्या। आई बहने वाली धारा, ए है त्रिज्या, 2 तो 2 है, एक्स है यहां सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर प्लस ए रेडियस का स्क्वायर, और टोटल पावर इसके में कितनी लग जाती है? 3/2। तो हम करना ये चाहते हैं, ये जो हमने एक कॉइल यहां पर मानी है ये वाली, हम इस कॉइल की वजह से इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और उसके बाद पूरी परिनालिका की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। आपके पास 2 तरीके हैं, जैसे कि पहले भी आपको कई बार बताया जा चुका है। या तो फिर आप एक काम करियो, क्या कि इस तरीके के जितने भी कॉइल यहां पर बने पूरी परिनालिका में, एक कॉइल ये बना लिया, एक ये बना लो, एक ये, एक इतना, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। चाहे पूरी परिनालिका में आपको 100 कॉइल्स बनाने पड़े तो आप 100 कॉइल्स बनाइए, और 100 कॉइल्स बनाने के बाद हर एक कॉइल की वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालो, हर एक कॉइल की वजह से, और फिर उस चुंबकीय क्षेत्र को पूरा का पूरा क्या करो? जोड़ दो, तो भी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है आपका। बट ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरी कॉइल्स में हमको 1000 या बहुत सारे कॉइल्स मिल गए, अगर 1000 कॉइल्स मिल गए, तो उन हर 1000 कॉइल्स की वजह से बारी बारी से पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और फिर उस पूरे 1000 मैग्नेटिक फील्ड को आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है ये। इसलिए हम वो प्रोसेस जो कि लंबा पड़ रहा है उसको हम नहीं एडॉप्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? एक सिंपल प्रोसेस मैथमेटिक्स में एक तरीका और है हमारी, दैट इज इंटीग्रेशन, जो कि आपको जोड़ने का एक बहुत आसान तरीका प्रोवाइड करता है। तो आप एक सिंपल सा काम कर लो, एक कॉइल कहीं पर भी मान लो, मैंने यहां मान लिया है, ऐसा नहीं कि यही मानोगे तो ही काम बनेगा, कॉइल को थोड़ा बहुत रिप्लेस कर दोगे थोड़ा आगे पीछे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी परिनालिका में कहीं ना कहीं एक कॉइल माननी पड़ेगी आपको। मैंने यहां मान लिया, ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा सुविधाजनक रहेगा आपको। अब हम क्या करेंगे? इस वाली कॉइल की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर पूरी परिनालिका की वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए उस वाले मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो उसमें हम उस काम से बच जाएंगे जो बहुत लंबा है, 1000 कॉइल्स बनाओ, फिर सबका मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालो, फिर उन सबको आपस में ऐड करो, इससे आप बच जाएंगे। और ये बहुत इजी पड़ेगा हमारे लिए, ये हमारे प्रैक्टिकल भी रहेगा, तो इस वजह से हम इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रहेगा मतलब आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप समझ गए तो, इस वाली कॉइल की वजह से यहां बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, पहले कितनी आएगी। ठीक है, इस dx लंबाई में कुंडली में तार के फेरों की संख्या n इंटू dx। ये समझ आया n इंटू dx क्यों हुआ? n क्या है? स्मॉल n, एक लंबाई में फेरे। यहां कितनी लंबाई है? dx, तो dx लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे? गुना कर लो। ये तो वैसे ही है ना, एक पेन का मूल्य है 5 रुपया, तो 6 पेन का मूल्य बताओ क्या करा आपने? तो हम भी तो वही कर रहे हैं। एक लंबाई में फेरे हैं स्मॉल n, तो dx लंबाई में फेरे कितने होंगे? n इंटू dx, वही तो कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब पहले इस वाली कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। इस कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे लिखेंगे? dB से। क्यों dB लिखेंगे? क्योंकि क्या ये चुंबकीय क्षेत्र पूरी परिनालिका की वजह से है या परिनालिका के एक छोटे से पार्ट की वजह से है? छोटे से पार्ट की वजह से है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा ये भी तो बहुत छोटा सा आएगा, और छोटे मैग्नेटिक फील्ड को dB, छोटी लेंथ को dl, छोटी लंबाई को dx ले रहे हैं। देखो यहां पर, समझ रहे हैं? तो ये हम कर सकते हैं, d के साथ उसको लगा सकते हैं। इसका सूत्र क्या बनेगा? उसके लिए किसकी हेल्प लेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम। समझ रहे हैं? इस कॉइल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। क्या लिखे? हर एक चीज आप बताते जाइए मुझको। म्यू नॉट लिखे, म्यू नॉट के साथ उसके बगल में कौन सी चीज आ रही है? कैपिटल N है। इसके लिए कैपिटल N क्या चीज है? कुंडली में फेरों की संख्या। यहां जिसको कुंडली माना गया है dx लंबाई की, इसमें कितने फेरे हैं टोटल? n इंटू dx। वेरी गुड। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? उसके बगल में करंट जो एक फेरे में बह रही है, यहां पर भी कॉइल के एक फेरे में कितनी करंट बह रही है? I। तो हमको यहां पर I लिख देना चाहिए। फिर a स्क्वेयर, व्हाट इज a? a इज द रेडियस। तो यहां रेडियस कितनी है? यहां भी रेडियस a है, तो इसको आप a स्क्वायर लिख दो अपॉन 2। फिर x का स्क्वायर, x क्या चीज है याद है आपको? इसको देख लो, कॉइल के केंद्र से और बिंदु P तक की दूरी। कॉइल कहां है? ये है, ये इसका सेंटर है। यहां से बिंदु P तक की दूरी, क्या ये डिस्टेंस आप बता सकते हैं मुझे? r माइनस l। अरे देखो भैया, आप देखो ध्यान से, पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? पूरा सेंटर से और पूरा यहां तक का डिस्टेंस ये r है। हमको इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। देख रहे हैं आप? तो यहां से फिर से बताओ, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस r। आपको कितना चाहिए? इस जगह से यहां तक का डिस्टेंस। इसका मतलब आपको l नहीं चाहिए या आपको x नहीं चाहिए? l नहीं चाहिए, हमको x नहीं चाहिए। और जो नहीं चाहिए उसको हटाओ। हटाओ मतलब घटाओ। तो किसमें से घटाओ? r में से। भाई पूरे r में से आपको x नहीं चाहिए, तो पूरे r में से x हटा दो। r में से x हटा दो मतलब r में से x घटा दो, और उसके ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर। ये तो ये टर्म बना, प्लस लगाएंगे, फिर से रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी मानी है आपने? a स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी लगा देंगे? 3/2। प्लीज एक बार मुझे ये बता दो, क्या आपको ये टर्म समझ में आ गई? कहां से आ गया? सबको आ गया समझ में? ओके। अब ये तो क्या निकाल लिया हमने?
परिनालिका की एक छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको पूरी परिनालिका के कर्ण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो उसके लिए क्या करना रहेगा, हमको समाकलन, इंटीग्रेशन, समेशन करना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर नोट कर देते हैं। क्या ये आपको याद है? तो इसको हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए इसके बाद अब हम पूरी परिनालिका के कर्ण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब पूरी परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या लिख देंगे, B। अब इसको dB नहीं लिखेंगे, इसको B क्यों लिख देंगे, क्योंकि अब ये पूरी सोलेनॉइड की वजह से आ रही है, ये छोटे से टुकड़े की वजह से तो आ नहीं रही है, तो हम इसको अब B लिख देंगे। और उसके लिए करना क्या है, मुझे इस dB को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dB, और इस dB को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको, क्योंकि आप पूरी परिनालिका की वजह से चाहते हो, तो लेके परिनालिका की इस सिरे से और इस सिरे तक पूरे में इसको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अब इस सिरे से इस सिरे तक करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, ये मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट से इधर का डिस्टेंस L है और इधर का डिस्टेंस L है। अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, मूल बिंदु मान लें, तो इसके इधर की लंबाई को हम कैसा लिख सकते हैं, माइनस, और इसके इधर की लेंथ को कैसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं, O से, मिड पॉइंट से। तो अगर आप मिड पॉइंट पे खड़े हो जाओगे तो इधर की तरफ जाओगे और पीछे भी जाना पड़ रहा है, मिड पॉइंट पर खड़े होकर परिनालिका दोनों तरफ आपको मिल रही है, इधर भी जाना पड़ता है और उसके विपरीत दिशा में भी आपको जाना पड़ता है, दोनों साइड परिनालिका का फैलाव है। अब दोनों साइड अगर परिनालिका का फैलाव है तो एक तरफ की डिस्टेंस को माइनस में ले लो और एक तरफ की डिस्टेंस को प्लस में ले लो। तो लेफ्ट वाली हम कैसे ले लेते हैं, माइनस, और राइट वाली प्लस। तो इस सिरे से इस सिरे तक मुझे इसको समाकलित करना है, मतलब मुझे कहां से कहां तक करना है, इस वाली L से इस वाली L तक मुझे इंटीग्रेट करना है, मतलब -L से +L तक मुझे समाकलन करना है। इधर वाली डिस्टेंस क्या होगी, -L, और इधर वाली लेंथ क्या होगी, +L। ठीक है, चलो वैल्यू लिखते हैं इसकी। इंटीग्रेशन ऑफ dB की ये वैल्यू आप नोट करिए, μ0/2 स्मॉल n इंटू dx I इंटू a स्क्वेयर अपॉन r माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर पावर 3/2 फ्रॉम -L टू +L। कैसे पढ़ा जाता है इसको, सबसे पहले इंटीग्रेशन, देखो जैसे मैं इसको पढ़ के बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dB फ्रॉम -L टू +L। आप पढ़ते समय पहले इंटीग्रेशन के साथ L पढ़ना शुरू कर देते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम -L टू +L dB, नहीं, ये तरीका नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dB फ्रॉम -L टू +L, दिस इज द मेथड। अब समाकलन करना है, मैथमेटिक्स में आप अवकलन पढ़ते हो, समाकलन भी पढ़ते हो। जिस तरीके से अवकलन में कांस्टेंट टर्म्स अगर वेरिएबल्स के साथ हैं तो कांस्टेंट्स को बाहर लेना पड़ता है, अवकलन सिर्फ वेरिएबल्स का होता है। उसी तरीके से समाकलन करते वक्त भी अचर पदों को बाहर लेना पड़ेगा, समाकलन सिर्फ और सिर्फ चर का होगा। तो इसमें जितने कांस्टेंट टर्म है सबको आप बाहर कर दीजिए। कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है, देखो μ0/2 स्मॉल n, I भी कांस्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल करते समय आप बार बार धारा बदलोगे तो है नहीं ना। रेडियस परिनालिका के, एक बार जिस रेडियस की परिनालिका बना दोगे वो तो उतनी रहेगी, वो भी नहीं बदलेगी, तो a भी कांस्टेंट है। मैं आपको बता दूं हर टर्म कांस्टेंट है सिवाय x के,
एक्स क्या है? सेंटर से इस वाले कॉइल का डिस्टेंस। ये क्यों वेरिएबल है? ये अचर क्यों नहीं है? तो आंसर है ये अचर इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये कॉइल अभी हमने यहां बनाई है, हम चाहते ये कॉइल और नजदीक बना देते, हम चाहते ये कॉइल और दूर बना देते, हम इधर भी ये कॉइल बना देते। तो अगर हम ये कॉइल इसके बजाय इधर उतनी ही दूरी पर बनाते तो ये -x हो जाता, और दूर कर देते तो x से डिस्टेंस और बड़ी हो जाती, और पास बना देते तो डिस्टेंस और छोटा हो जाता। तो x बदल सकता है यहां पर, बाकी चीजें कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो x वाले टर्म छोड़ करके बाकी सारे कांस्टेंट हैं और आप उन सबको बाहर ला सकते हो। तो बाहर निकाल दीजिए μ0/2 n इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर। देखो बेटा μ0/2 n आई ए स्क्वेयर, ये सब बाहर आ गया। अब अंदर में क्या रह जाएगा? देखो ऊपर तो क्या बचेगा? dx μ0 n आई ए स्क्वायर सब बाहर चला गया, 2 भी चला गया, ये टर्म बच गया r माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। ठीक है, ये बचा। इसको अंदर क्यों रोक लिया? क्योंकि इस वाले पद में भी x आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमको इसका समाकलन करना है। अब हम देख क्या रहे हैं, जिसका हमको समाकलन करना है ना, इतने टर्म का, ये टर्म जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, काफी डिफिकल्ट हो रहा है, काफी कठिन हो रहा है। इसका समाकलन करना हमें ज्यादा परेशानी का लग रहा है, तो हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं? उसको इजी बनाना चाहते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर अपने लिए कुछ कन्वीनियंस ले सकते हैं, अपने लिए कुछ लिबर्टी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मान सकते हैं, मान लिया कि ये जो कुंडली हमने बनाई है, ये वाली सेंटर से कितनी दूरी पर बनाई है? x दूरी पर। मान लेते हैं कि ये कॉइल हम और इसके पास बना लेते हैं। समझ आ रहा है कुछ आपको? अभी हमने ये कॉइल परिनालिका के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर बनाई है? x दूरी पर। ये कॉइल हमने मान लिया कि और नजदीक बनाए होते, यहीं पर बना लेते, तो x की वैल्यू कैसी होती? और कम होती, और ज्यादा होती, या इतनी ही बनी रहती? और कम हो जाती अगर ये कॉइल नजदीक ले लेते तो मान लिया कि कॉइल हमने कैसे ले लिया? मध्य बिंदु के बहुत नजदीक ले लिया, तो उस समय x कैसा हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर r की तुलना में x बहुत छोटा हो गया तो हम x को यहां से क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। कुछ समझ आ रही बात हमारी आपको? क्या मान लिया हमने? मान लिया कि जो ये कुंडली है ये परिनालिका के मध्य बिंदु के अत्यंत समीप है, तो जो x होगा वो r की तुलना में अत्यंत छोटा होगा। माना x इज वेरी वेरी लेस देन r, और x का मान r की तुलना में बहुत छोटा होना मतलब कुंडली परिनालिका के मध्य बिंदु के अत्यंत समीप है। तब b की वैल्यू क्या मिलेगी? μ0/2 n इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ o। इस इंटीग्रेशन में देखो लिमिट्स लगाना भूल नहीं जा रहे हो। फ्रॉम -l टू +l इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, बताइए r की तुलना में x छोटा पड़ गया, छोड़ दीजिए इसको, क्या बचेगा बोलो? x छोड़ दिया जाएगा तो r² प्लस ए स्क्वेयर, और अब पावर कितनी आ गई? 3/2 फ्रॉम -l टू +l। अभी भी हम देख रहे हैं ये टर्म हमको बड़ा लग रहा है भाई, अभी भी ये टर्म हमको कैसा लग रहा है? बड़ा लग रहा है। तो अभी भी हम एक और कन्वीनियंस लेना चाहते हैं। एक काम करें, आप इसे नोट करें, फिर बताते हैं कि वो कौन सा कन्वीनियंस हम लेना चाहते हैं। नोट करिए, अगला कन्वीनियंस हम ये लेना चाहते हैं यहां पर कि थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाली कॉइल हम बनाएंगे, ये हमने कॉइल बना दी। देखिए इतनी छोटी सी कॉइल, परिनालिका को इतने बड़े छल्ले तो लगे नहीं होंगे उस पर, परिनालिका बहुत ऐसे बनी होगी, बस बहुत पतली बनी होती है, बस इतनी सी। और ये पॉइंट P यहां पर है, R
यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अब आप सोचोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस r नहीं है, वो तो r माइनस एक्स है, पर यह भी तो मान लिया है आपने कि ये कॉइल इसके बहुत नजदीक आ चुकी है। अगर ये कॉइल इसके बहुत पास में आ गई है तो मध्य बिंदु से P का दूरी और कॉइल से P की दूरी करीब करीब कैसी हो गई होगी, बराबर हो गई होगी, r के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r। ये कितना है बताइए, a। ये कितनी डिस्टेंस होगी बता सकते हैं आप मुझे? ये होगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये समकोण त्रिभुज यहां मिल रहा है, तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इतना आ जाएगा, ठीक। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, r स्क्वायर। आप सोचिए अगर ये परिनालिका के जो छल्ले इसका रेडियस और कम होता तो आपको नहीं लगता ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस करीब करीब बराबर हो जाती? थोड़ा सा सोचिए। अभी मैंने इतना बड़ा ये सर्कल बना रखा है तो आपको ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। अगर ये और जरा सा छल्ला बना होता, बस इतना बड़ा सा, फिर क्या होता, ये वाली डिस्टेंस और यहां से जब इसको मिलाते ये डिस्टेंस करीब करीब, मैं तो नहीं कहता एग्जैक्टली बराबर हो जाता, पर करीब करीब दोनों कैसे हो जाते, उस वक्त बराबर हो जाते। आप देख लो इसमें, अगर ये परिनालिका का रिंग बहुत छोटा रहता तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। दोनों ही दूरियां लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहता और दोनों दूरियां कैसी होती, बराबर ही आ जाती। इसका मतलब हम अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पर क्या ले सकते हैं, r। अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पर क्या ले सकते हैं, r। वर्क कर दो दोनों पक्षों का, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पर क्या ले सकते हो, r स्क्वायर ही ले सकते हो। फिर तो कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? ये एक लिबर्टी हमने यहां से और ले लिया भाई। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, समाकलन करने में हमको बड़ी कठिनाई हो रही है, तो हम ऐसा मान लेते हैं। क्या मान लिया यहां पर कि अगर परिनालिका की रेडियस बहुत छोटी है, a बहुत छोटा है, तो a स्क्वायर को भी r स्क्वायर की तुलना में हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिर तो लिख देंगे यदि a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर। a स्क्वायर अगर r स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है तो आप r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को भी छोड़ सकते हो। अब क्या मिलेगा आप देखिए, म्यू नॉट अपॉन 2 स्मॉल n इंटू i इंटू a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन r स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 फ्रॉम -l टू +l। a भी छोड़ दिया गया, अब तो r स्क्वायर की घात 3/2 ही बचा सीधे सीधे। अब r स्क्वायर की घात 3/2 लगा हुआ है, घात से घात को क्या हो जाता है, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा। और r कैसा टर्म है, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट है। r यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कि नहीं, ये तो बार बार नहीं बदलोगे ना आप, तो r कांस्टेंट है, तो r क्यूब जो बना उसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि जब ये कांस्टेंट ही हो गया तो हम इसको भी बाहर ले सकते हैं। ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और अब अंदर इंटीग्रेशन में कौन बचा, dx फ्रॉम -l टू +l। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हमको 2 जगह कन्वीनियंस लेना पड़ा। समझ में आ गया कौन कौन सा? पहला सुविधा क्या मानी हमने कि ये कुंडली इसके मध्य बिंदु के अत्यंत समीप है, पहली चीज। तो किसको गायब कर पाए हम, x को। उस समय हम किसको गायब कर पाए, ये अगर बहुत पास में आ जाएगा x छोटा हो जाएगा, x गायब कर दिया उस वक्त हमने। फिर हमने क्या मान लिया
कि परिनालिका की जो रिंग है ना, इनकी रेडियस भी बहुत छोटी है। कोई इतना बड़ा बड़ा छल्ला तो परिनालिका का बनाओगे नहीं, टायर तो बनाना नहीं है आपको, परिनालिका बनानी है आपको। तो बहुत छोटे छोटे सर्कल बनाए जाते हैं उसके, बहुत छोटे छोटे रिंग बनाए जाते हैं। ऐसा मान लो आप, जैसे एक तांबे का तार लीजिए और ये जो पेन है ना, इस पेन के ऊपर इस तांबे के तार को लपेट दीजिए, पूरा लिपट जाएगा। उसके बाद उसको निकाल लीजिए तो वो एक स्प्रिंग जैसा मिलेगा। उतना छोटा छल्ला एक परिनालिका के रूप में काम कर सकता है। अब छोटो कितना, सोचो आप कितना रेडियस उसका छोटा रहेगा। इसलिए हमने एक सुविधा और ले ली, ए बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो ए को भी गायब कर दिया हमने। इस तरह से दो कन्वीनियंस लेने के बाद अब हमने अपने फंक्शन को इतना छोटा कर लिया। देखो, अगर ये नहीं करते तो समाकलन में आपको उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ता। ठीक है, अब हमको क्या करना है, केवल किसका समाकलन करना है, dx का। तो क्या आपको किसी को पता है कि dx का समाकलन क्या होता है? म्यू नॉट NIA स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। dx का समाकलन आएगा x। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, उस वक्त आपको पता लग जाएगा ये। अभी आप याद कर लो कि इसका x होगा, और जब लिमिट, जब समाकलन कर देते हैं तो यही लिमिट जो कि अभी लेफ्ट में है, अब ये राइट साइड में चली जाएंगे, फ्रॉम -L टू +L। अब वक्त है लिमिट अप्लाई करने का। म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। जो ऊपर लिखी होती है लिमिट, इसको अपर लिमिट बोला जाता है, उच्च सीमा, और जो नीचे लिमिट लिखी होती है इसको लोअर लिमिट, निम्न सीमा कहते हैं। लिमिट अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? लिमिट अप्लाई करने का तरीका बेटा ये है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी वेरिएबल है आपका, सबसे पहले उसकी जगह पर आप अपर लिमिट यूज करिए। सबसे पहले उसकी जगह पर क्या लेना है, अपर लिमिट, फिर माइनस का निशान लगाइए, फिर उसी वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट ले लीजिए। ये तरीका है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इस x की जगह पर क्या लेना है, अपर लिमिट। अपर लिमिट मींस L, माइनस लगा दिया हमने। आप समझ लो कि ये रूल के मुताबिक है। और इसके बाद फिर इसी की जगह पर क्या लेना है आपको, लोअर लिमिट, मतलब -L। तो अब इसी x की जगह -L आपको लेना है। ऐसा देखिए, इसी x की जगह पर क्या लेना है, -L। क्लियर? अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बना लेंगे, तो L प्लस L 2L बन जाएगा। इस तरह से b की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट n इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर इंटू 2L अपॉन 2r क्यूब। वैसे फॉर्मूला तो आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़े से और चेंजेस करना है इस पे। आप ध्यान से देखिएगा, सभी लोग देख रहे हैं ना, ये n और ये 2L मिला दो दोनों को, तो n इंटू 2L क्या बन गया, याद है आपको, कैपिटल N। अभी यहां लिखा हुआ था हमने, आपने अपनी कॉपी पे लिखा है, परिनालिका में फेरों की कुल संख्या। देखो जरा सभी लोग पन्ने पलट के, परिनालिका में फेरों की कुल संख्या कितनी आ रही है, कैपिटल N बराबर कुछ लिखा गया है, बताओ क्या लिखा गया है, स्मॉल n इंटू 2L या 2NL लिखा होगा आपने। तो स्मॉल n इंटू 2L, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट कैपिटल N, म्यू नॉट और इन दोनों की जगह कैपिटल N, फिर I, फिर यहां पर हमने लिख दिया ए स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब एक हम और काम करना चाहते हैं छोटा सा, 2 पाई से गुणा और 2 पाई का भाग देना चाहते हैं। उससे क्या होगा, करके देखें, पता लगेगा क्या होगा। तो 2 पाई से हम गुणा करवा देते हैं और 2 पाई से हम भाग कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। ऐसे हमारा ये जो एक्सप्रेशन होता है वो बैलेंस रहता है। केवल गुणा गुणा करवा लो ऐसा नहीं है, केवल भाग ही भाग दे लो ऐसा भी नहीं है। आपको अपने एक्सप्रेशन को बैलेंस भी रखना है, इसलिए जितने का गुणा करेंगे उतने से ही डिवाइड भी करना है आपको। अब आप गौर कीजिए जरा, परिनालिका की त्रिज्या कितनी है, a,
ये परिनालिका का एक छल्ला है, इसकी रेडियस कितनी है, a के बराबर। तो इसकी अब क्षेत्रफल बताओ, वृत्त के आकार का है, अगर त्रिज्या a है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई a स्क्वायर, पाई a स्क्वायर। दिखाई दिया आपको? तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हो, a से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2, तब तक इसका गुणा करवा दो। 2 पाई में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समझ आया आपको? उसके बाद ये 2 ले लेते हैं हम, फिर हम n लिख लेते हैं ये वाला, फिर हम i लिख लेते हैं, और फिर पाई a स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देते हैं, पाई a स्क्वायर की जगह पर क्षेत्रफल परिनालिका का, और उसके बाद यहां पर ये r क्यूब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? सारी चीजें हमने नोट कर ली हैं, बस इस पाई a स्क्वायर की जगह पर a लिख दिया है। क्या किसी भी स्टूडेंट को ये याद है, NIA, N is the number of turns, I current, A radius of solenoid। तो क्या आप बता सकते हैं NIA क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वेरी गुड। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और कैपिटल M से लिखते हैं। तो यहां लिख देंगे, यहां NIA क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M मतलब परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी जगह हम चाहें तो M लिख सकते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। फाइनली परिनालिका की वजह से, धारावाही परिनालिका के कारण, उसकी अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर जो बिंदु है, वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ठीक है, यह फॉर्मूला हमको मिला। सारे सिंबल्स आपको याद है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिज्म कांस्टेंट है, m परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और r परिनालिका के मध्य बिंदु से अक्ष पर उस बिंदु तक की दूरी है जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया हुआ है। समझ आ गया सबको? आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद मैं थोड़ी सी एनालॉजी टेस्ट करवाना चाहता हूं आपको। देखो और समझो कि क्या होता रहा है अभी तक, और अब हम क्या करने लगेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। एनालॉजी के बेसिस पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या एनालॉजी लिया करते थे हम। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, समानता। सभी बच्चे याद करें और देखिए। आप जानते हैं सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग पार्ट हुआ करते थे हमारी फिजिक्स में, साइंस में, सबसे पहले वैद्युत और चुंबक, ये दो अलग अलग ब्रांच होती थी। तब किसी को भी ये नहीं पता था कि आगे चलकर वैद्युत और चुंबक दोनों मिक्सअप हो जाएंगे आपस में। किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस वक्त कि आगे चलकर जो चुंबकत्व का मेन कारण होगा वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो उस समय जब पढ़ाई हुआ करती थी तो इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई अलग होती थी, बिल्कुल अलग ब्रांच थी वो, और मैग्नेटिज्म की पढ़ाई अलग होती थी, उसका अलग ब्रांच ही अलग था, बिल्कुल वो स्पेसिफिकेशन ही अलग था उसका। कोई संपर्क नहीं था इलेक्ट्रिसिटी के वैज्ञानिकों का मैग्नेटिज्म के वैज्ञानिकों से, मतलब इनमें कोई कांटेक्ट नहीं था। यह माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज है
और मैग्नेटिज्म एक अलग चीज है। तो क्या होता था उस वक्त, देखिए सबसे पहले हमको यह पता लगा कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं आप, वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें लेट दिस इज नेगेटिव चार्ज Q एंड दिस इज पॉजिटिव Q, ये इसका मिड पॉइंट है। इधर की डिस्टेंस को L, इधर की हाफ डिस्टेंस को भी क्या लिया करते थे, L, और ये द्विध्रुव की अक्ष होती है। द्विध्रुव की अक्ष पर इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर कोई भी पॉइंट यहां पर है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने सॉल्व की और उसकी वैल्यू निकाली। फर्स्ट लेसन में ही आपने ये काम किया हुआ है। क्या वैल्यू आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2p/r³। इसमें सारे सिंबल्स आपको याद हैं। ये क्या दिखाता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट है। ये क्या शो करता है, दिस इज अ कांस्टेंट। ये शो करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये क्या चीज है, डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, डाइपोल के मध्य बिंदु से बिंदु P तक का डिस्टेंस। और देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालते थे आप, दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लेते थे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लिया करते थे, उससे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला जाता था। ये इलेक्ट्रिसिटी में हमने सीखा। उसके बाद जब मैग्नेटिज्म के बारे में हमको पता चला, चुंबकत्व के बारे में, तो हमने बार मैग्नेट को देखा। और बार मैग्नेट में क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल। एक ही मैग्नेट में दो दो पोल हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, डाइपोल। इसका भी नाम द्विध्रुव पड़ गया, पर क्योंकि ये चुंबक का द्विध्रुव है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया चुंबकीय द्विध्रुव। ये कौन सा द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। जब मैग्नेट के बारे में पता चला कि ये मैग्नेट है और इसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, इट हैज अगेन टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, देन आई हैव गिवन इट अगेन अ नेम, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। हमने इसको फिर से एक नाम दे दिया और इसका वो नाम रखा गया चुंबकीय द्विध्रुव। द्विध्रुव क्यों, क्योंकि दो पोल हैं। चुंबकीय क्यों, क्योंकि ये पोल कौन से हैं, मैग्नेट के, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल नाम रख दिया। तो हम क्या सोचने लगे कि जैसा इलेक्ट्रिसिटी में कौन था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेम बिल्कुल मैग्नेटिज्म में कौन आ गया है, मैग्नेटिक डाइपोल। हम ये सोचने लगे। सेकंड, उस वक्त ये हमने क्या बनाया, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट बनाया हमने। बार मैग्नेट में ये हमने बना लिया नॉर्थ पोल और यहां पर हमने बना लिया साउथ पोल, ठीक है। और ये बार मैग्नेट की हमने क्या बना ली, आप समझ गए, अक्ष बना ली। उस वक्त आप जानते हैं इसके लिए कोई सूत्र डिराइव नहीं किया गया, हमने अलग से इसके लिए बड़ी मेहनत करके इसका सूत्र बनाया नहीं। हमने बोला कि जिस तरीके से वैद्युत में वैद्युत द्विध्रुव होता है उसी तरह से चुंबक में क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव। तो जो सूत्र वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है वैसा ही करीब करीब एक सूत्र यहां बनेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। उसके लिए हमने इसका मिड पॉइंट O मान लिया, इधर की आधी डिस्टेंस हमने L ले ली, ये वाली डिस्टेंस भी हमने L ले लिया और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P मान लिया और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। ये वैद्युत में था तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबक में है चुंबकीय क्षेत्र।
और आप जानते हैं जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए हमने कोई डेरिवेशन नहीं किया था उस वक्त, इस आधार पर कि जो सूत्र वैद्युत द्विध्रुव के लिए बना है करीब करीब वैसा ही फॉर्मूला किसके लिए बनेगा, चुंबकीय द्विध्रुव के लिए बनेगा। तो हमने उसको देखकर नकल करके सूत्र बना लिया, नकल करके कॉपी कर लिया उसको, हमने डिराइव नहीं किया उसके लिए। क्या सूत्र बनाया, उन्होंने बोला यहां कांस्टेंट आना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट है, हमारे यहां पर कौन सा आना चाहिए, मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट। और मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर यहां पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर यहां पर क्या आना चाहिए, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया है तो उसकी जगह यहां को किसको आना चाहिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उस वक्त उसको किससे लिखा गया, m से, अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब। सारा कुछ वैद्युत को देखकर हमने नकल कर लिया, उसको सॉल्व नहीं किया जैसा इलेक्ट्रिसिटी में किया था, सॉल्व ही नहीं किया गया। और इसको ले करके, और ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला हमने बनाया और इससे जो रिजल्ट मिलते थे ना वो भी एग्जैक्टली ठीक रिजल्ट मिलते थे, कुछ गलत रिजल्ट नहीं मिलते थे, सारा कुछ सही चलता रहा। सैकड़ों सालों तक इसी से पढ़ाई होती रही हमारी। यहां पर ये क्या चीज है बताओ, दिस इज अ कांस्टेंट। ये क्या चीज है, जैसे यहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वैसे ये क्या चीज है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और ये क्या है, डिस्टेंस। तो ये वहां पर भी डिस्टेंस था और ये यहां पर भी डिस्टेंस है। अब आप एक चीज मुझसे पूछ सकते हो कि जब सब कुछ नकल किया है तो क्या P का जो सूत्र Q इंटू 2L था वैसा ही क्या इसका कोई सूत्र नकल किया गया था? आंसर इसको भी किया गया था। कैसे किया गया था? इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया था स्मॉल m इंटू 2L। ये फॉर्मूला बना। 2L क्या चीज है? पूरे बार मैग्नेट की लंबाई। ये स्मॉल n क्या चीज है? स्मॉल m को बोला जाया करता था उस वक्त ध्रुव प्राबल्यता। दो ध्रुव है इसके पास, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो जो स्मॉल m माना गया ये एक ध्रुव की ताकत मानी गई, एक ध्रुव की, और इसका नाम रखा गया ध्रुव प्राबल्यता, पोल स्ट्रेंथ कहा गया, एक ध्रुव की ताकत। जैसे वैद्युत ध्रुव में एक ध्रुव का आवेश कितना है, क्यों? ये एक ध्रुव का आवेश है, एक ध्रुव की ताकत है। वैसे चुंबकीय द्विध्रुव में एक ध्रुव की ताकत को बोला गया ध्रुव की प्रबलता। उसको हम शुद्ध हिंदी में ध्रुव प्राबल्यता कहते हैं, अंग्रेजी में पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो स्मॉल m क्या है? ध्रुव प्राबल्यता। अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव की ताकत। जैसे यहां Q लिया गया था एक आवेश, ऐसे एक ध्रुव की ताकत ले ली गई पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। ये समझ आ गया आपको? इसको भी नकल किया गया। इनमें से किसी भी सूत्र का हमने डेरिवेशन उस वक्त नहीं किया, नकल करके मार दिया। तीसरा, आज हमने क्या किया है? आज हमने एक परिनालिका ली और उसकी वजह से उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। देखो ध्यान से, इसको क्या किया था? डिराइव किया था। इसको डिराइव किया क्या? इसको डिराइव नहीं किया, सीधे सीधे इसको क्या कर लिया हमने? नकल कर दिया। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने परिनालिका पढ़ी हुई है। ये परिनालिका की अक्ष है, इस पर भी हमने मध्य बिंदु माना, इधर की लंबाई L और ये वाली आधी लंबाई भी L मान ली हमने। यहां से R डिस्टेंस पर एक बिंदु P लिया हमने और इस पॉइंट पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पता लगाई। क्या बता सकते हैं, याद है आपको क्या वैल्यू आई है? अभी अभी निकाला मैग्नेटिक फील्ड हमने,
कितना आया बोलो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब। ये फॉर्मूला बना है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला और इस वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? क्या कोई फर्क है क्या? सब चीज सेम वही है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 m m r क्यूब r क्यूब। और ऐसा नहीं कि सिंबल में कोई फर्क होगा। m क्या चीज बोला गया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर भी तो m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। बस एक छोटा सा फर्क आया, क्या? सारा कुछ वैसा ही था, इसलिए मैं इसमें कोई नाम नहीं लिख रहा हूं। m की वैल्यू यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एक छोटा सा फर्क आया। और आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां पर चुंबक तो ले नहीं रहे हो आप, यहां चुंबकत्व तो किस वजह से पैदा हो रहा है? करंट के मारे, इसलिए करंट आना स्वाभाविक है। समझ आया? तो देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ये सूत्र हमने डिराइव नहीं किया, ये सूत्र इसको देखकर हमने नकल कर लिया और सैकड़ों सालों तक हम इसको पढ़ते रहे, कैलकुलेशन करते रहे, सब कुछ करते रहे। सैकड़ों सालों के बाद एक वैज्ञानिक आया यार, उसने क्या किया? सब तहस नहस कर दिया। कौन? ऑरस्टेड। उसने क्या बता दिया? बोला कि देखो, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दे आर नॉट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, बट दे आर द सेम थिंग। क्योंकि करंट ही वो कॉज है जो चुंबकत्व बनाती है। तो अगर करंट से ही चुंबकत्व बनता है तो करंट को अलग और चुंबकत्व को अलग क्यों पढ़ते रहते हो आप? इसको मिला दिया उन्होंने। तो वो ऑरस्टेड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को किससे कनेक्ट किया था? मैग्नेटिज्म से कनेक्ट किया था उन्होंने। और उसके बाद से हमारी जो साइंस चल पड़ी उसमें हमने करंट और मैग्नेटिज्म को एक ही में मिला दिया है। अब आप देख सकते हो, सैकड़ों सालों पहले यह सूत्र बिना डेरिवेशन के बना था और सैकड़ों सालों के बाद आज हमने जो सूत्र बनाया डेरिवेशन से बनाया। सैकड़ों सालों पहले का बिना डेरिवेशन का सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर जो सूत्र बनाया था, आज वाले सूत्र से बिल्कुल मैच करता है आपका। इसका मतलब उस समय हमने कोई गलती नहीं की थी। हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूला बिल्कुल सही बना हुआ था। और क्योंकि बार मैग्नेट, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। देखिए ये क्या चीज है? करंट कैरिंग सोलेनॉइड, धारावाही परिनालिका। ये क्या चीज है? बार मैग्नेट, दंड चुंबक। ठीक है, इसका और इसका फॉर्मूला सेम है, इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि जो धारावाही प्रणालिका होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। तो यही तो पढ़ रहे थे हम यार, आज यही तो आर्टिकल था हमारा कि धारावाही प्रणालिका यानी कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। धारावाही प्रणालिका एक दंड चुंबक की भांति। कुछ भी अलग है क्या? एक छोटी सी चीज के अलावा क्या चीज अलग है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट कैसे करोगे आप? ना आईए से। परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे कैलकुलेट करिएगा? NIA से, ना आइए। अच्छा है, आसान तरीका याद रखने का। दूसरा चीज, बार मैग्नेट का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे कैलकुलेट करना? ध्रुव प्राबल्यता गुणे दोनों ध्रुवों के बीच का डिस्टेंस। आप जानते हो कभी कभी एग्जामिनेशन में 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दंड चुंबक की ध्रुव प्राबल्यता का मात्रक बताइए। क्या आप बता सकते हैं मुझे? दंड चुंबक की ध्रुव प्राबल्यता का मात्रक। ध्रुव प्राबल्यता को स्मॉल m से लिखते हैं
अगर इसका यूनिट चाहिए तो इसके लिए पहले फॉर्मूला बनाइए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल M अपॉन 2L। अच्छा आप बताओ कैपिटल M का यूनिट क्या बना हुआ था? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहां से निकाल लो ना, नंबर ऑफ टर्न्स नो यूनिट, I एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर। तो कैपिटल M का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन 2। कांस्टेंट टर्म है, कोई यूनिट नहीं है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अब आप देखिए मीटर से इसका 1 मीटर कैंसल हो गया, क्या बच गया? तो स्मॉल m का यूनिट क्या आ गया भैया बोलो? एम्पियर इंटू मीटर। अभी आप समझ आ गया सब कुछ? सो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए स्मॉल m क्या चीज है? दंड चुंबक की एक ध्रुव की प्रबलता, किसी एक ध्रुव की प्रबलता। कैपिटल M क्या चीज है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कैपिटल M का मात्रक बताइए? एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्मॉल m का मात्रक बताइए? एम्पियर इंटू मीटर। अब आपके एग्जाम आप देने गए और वहां पर एक आ गया क्वेश्चन, ऑप्शनल में क्वेश्चन में आ गया, किसी दंड चुंबक में ध्रुव प्रबलता का मात्रक बताइए। उसमें बहुत सारे यूनिट लिखे हैं, 4 ऑप्शन है। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। कौन सा वाला सही करेंगे आप? एम्पियर इंटू मीटर का सही होगा। तो देखो न सिर्फ डेरिवेशन हुआ है, एनालॉजी भी चेक करी हमने, उसके साथ साथ आज हमने एक नई चीज पढ़ ली कि चुंबक में भी अगर ये एक दंड चुंबक है, इसके ध्रुवों की भी अपनी अपनी एक ताकत होती है। इसकी ताकत और इसकी ताकत, उसका नाम क्या रखा हमने? ध्रुव प्राबल्यता। उसका सिंबल क्या बनाया? स्मॉल m। उसका यूनिट क्या बनाया? एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। और अब आपको समझ में भी आता है, तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में, कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए इसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा आप लोग। तो कल से उसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो आज फिजिक्स में इतना रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।